गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है 2 अगस्त 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज कौन कौन से टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है कोर सेक्टर के बारे में। इंडिया में 8 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसे कोर सेक्टर कहा जाता है। इस कोर सेक्टर का हमारे लिए क्या रोल होता है, हमारी इकोनॉमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है और इसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वो हम लोग जानेंगे आज के जीएस पेपर 3 में। हालांकि ये काफी पुराना सा टॉपिक है लेकिन काफी समय से हम इसको नहीं किया था। तो जो स्टूडेंट नए आए हैं प्लेटफॉर्म पे, एस्पिरेंट्स नए आए हैं, उनके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक हो सकता है इकोनॉमी वाले सेक्शन से। उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीआई टैग्स का। जो 2 साल का करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं तो उसके दौरान जो जीआई टैग्स नए इंक्लूड किए गए हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए एक अच्छा खासा कंटेंट बन जाता है। तो इसको हम लोग करने वाले हैं यहाँ से। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 दोनों पर्सपेक्टिव से कवर होता है। ग्लोबल ग्लोबल मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं, इसे आप टेम्परेचर अनोमली भी कह सकते हो। तो इसमें हम लोग जानेंगे टेम्परेचर अनोमली क्या होता है, जो हिस्टोरिकल टेम्परेचर्स होते हैं उसको कैसे मेजर किया जाता है और प्रेजेंटली उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे नजर आता है। ये भी हम लोग जीएस पेपर 3 से कवर करेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज एंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में बहुत सारी कंट्री हैं, अलग अलग कन्वेंशंस होती हैं, बहुत सारे प्रोमिस किए जाते हैं ग्लोबल कि अभी हम कुछ एक्शन लेंगे क्लाइमेट चेंज को लेके, जैसे पेरिस हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल एंड ऑल दैट। उसका कितना इम्पैक्ट एक्चुअली नजर में आता है, डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री किस तरह से एक्शंस लेती है, कौन सी कंट्री ज्यादा वल्नरेबल है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे जानेंगे एडिटोरियल वाले सेक्शन से। अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा एनालिसिस वाला टॉपिक है बेसिकली ये, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आज सारे के सारे टॉपिक जीएस पेपर 3 से ही कवर हो रहे हैं, तो आपका पूरा पेपर, थर्ड पेपर, काफी कुछ कंटेंट यहाँ पे कवर होने वाला है। तो ये टॉपिक आज हम लोग करेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल्स पे जो हम लोग देखेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पे एनालिसिस को देखते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करो। कुछ सजेशंस अगर आपके हैं आप सजेशन भी दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है वो भी बता सकते हो। ये कंटेंट डाउनलोड आपको कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक दिया होता है, आप उसके ऊपर डाउनलोड करके क्लिक कर सकते हो। बाकी सैटरडे को हमारी क्लासेस होती हैं करंट अफेयर की। आप अगर बाई चांस आप न्यूज़पेपर मिस कर देते हो किसी कारण से, तो सैटरडे को उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। पूरे वीक का करंट अफेयर आपको कवर करवाया जाता है और हमारा फाउंडेशन कोर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। क्या कहता है देखिए, टॉपिक ये कहता है कि भैया एट 8.2% इंडिया कोर सेक्टर ग्रोथ टचेज 5 मंथ हाई इन द मंथ ऑफ जून। तो जून के महीने में हमारा जो कोर सेक्टर था उसने बहुत बढ़िया ग्रोथ की है। 8.2% ग्रोथ काफी अच्छी होती है, जो कि हमारे जीडीपी ग्रोथ से काफी बेटर है। इसका मतलब ये नजर है, इसका मतलब ये है कि भैया हमारा जो कोर सेक्टर है वो अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए इसके अंदर वेरिएशंस रही हैं अलग अलग, है ना। ये देखिए जनवरी 2022 यहाँ पे है और ये जून 2023 है। तो ये पहले अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, फिर एकदम से नीचे आ गया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे आने के बाद अभी ये 8.2% पे है। तो ये होता क्या है कोर सेक्टर, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए हर सेपरेट सेपरेट सेक्टर की आपको जानने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कोल कितना बढ़ा, फर्टिलाइजर कितना बढ़ा, सीमेंट कितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, नहीं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, उतनी माइक्रो डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हमारा जो कोर सेक्टर होता है बेसिकली, इसके अंदर हमारी 8 इंडस्ट्री होती हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री होती है आपको बताता चलूं मैं। यहाँ पे वेटेज के हिसाब से आप देख सकते हो। रिफाइनरी प्रोडक्ट जो है 28% का वेटेज होता है। इलेक्ट्रिसिटी को 19.85 का वेटेज होता है, कोल को 10। तो ये 8 सेक्टर हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल, सीमेंट, नेचुरल गैस, स्टील, रिफाइनरी एंड द फर्टिलाइजर। ये 8 कोर इंडस्ट्री मिलके हमारी टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होता है लगभग उसका 40% बनाते हैं। यानी कि इंडिया के टोटल आउटपुट का 40%। इसका मतलब ये हुआ कि ये बनाती है कोर। कोर का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसके जो बिल्कुल बेस में होता है। अगर इसके अंदर फ्लक्चुएट हो जाता है तो समझ लो पूरी इंडिया की इंडस्ट्री के अंदर फ्लक्चुएशन हो जाती है। कोर जैसे अर्थ की कोर होती है, अर्थ को बैलेंस बना के रखती है, ऐसी ये हमारी कोर हमारी इंडस्ट्री को बैलेंस बना के रखती है। इसको कैसे मेजर किया जाता है, इसकी परफॉर्मेंस को, उसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स होता है जिसे हम लोग आईआईपी कहते हैं, यानी कि इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या करता है, जो भी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है उसकी चेंजेस वगैरह को मेजर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कम हुआ या ज्यादा हुआ। इसका जो बेस ईयर है वो है दोस्तों 2011 एंड 12। इसे कौन कंपाइल करता है देखिए,
हर महीने इसको कंपाइल किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और से पूछेगा ईयरली, 6 मंथ में, बाई मंथली, ये हर महीने किया जाता है। कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंडर में आता है? ये आता है जी एमओएसपी के अंडर में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा it is noted that the IIP is published by the CSO MOSPI, while the index of the 8 core industries is published by the Office of Economic Affairs, Advisor, Ministry of the Commerce and the Industry। ये दोनों अलग अलग है। IIP अलग है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो जो सीएसओ के द्वारा पब्लिश किया जाता है। लेकिन इंडेक्स ऑफ 8 core इंडस्ट्री वो अलग है, जो कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा पब्लिश किया जाता है। दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये थोड़ा आपने ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, सीएसओ इसको रिलीज करता है और एनएसओ के द्वारा ये कंपाइल किया जाता है। यानी कि एनएसओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा को कलेक्ट करती है, उसे कंपाइल करती है। रिलीज किया जाता है सीएसओ के द्वारा। ये थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के हिसाब से, कई बार आप कंफ्यूजन अगर आपको ना हो उसके लिए। चलिए जी, तो बधाई हो गोवा वालों को, बधाई हो जो लोग राजस्थान से हैं, और बधाई हो सभी को, क्योंकि देश तो सभी का है भैया। तो कुछ नए प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग उनको मिला है। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता क्या है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। टैग की खुशियां तो बाद में मनाएंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा खास प्रोडक्ट, खास यूनिक प्रोडक्ट, जो किसी खास लोकेशन से बिलोंग करता है और वो और कहीं पे प्रोड्यूस नहीं होता। अगर बाई चांस मान लो वो कहीं और जगह पे प्रोड्यूस होता भी है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आती है, क्योंकि इसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। जैसे दार्जिलिंग टी, राइट, जैसे कांचीपुरम साड़ी, बनारसी साड़ियां, कहीं का पेठा, कहीं का पेड़ा, कहीं पे कुछ खास प्रोडक्ट होता है, कहीं का मैंगो होता है, कहीं का गवावा होता है। ये उसी खास जगह की निशानी होती है। जैसे ही वो प्रोडक्ट आपके सामने आता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा ये वहां का प्रोडक्ट है। उस जगह के नाम से उसकी यूनिकनेस जुड़ी होती है, और ये ट्रेडिशनली वहां पे ग्रो होता है या बनाया जाता है। इसे कहते हैं हम लोग जन जीआई। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को जब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है और इससे सर्टिफिकेट देती है, तो उसे जीआई टैग कहते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिल सकता है, वाइन को, स्पिरिट ड्रिंक्स को, फूड स्टफ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, किसी को भी मिल सकता है। अच्छा, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, ये प्रॉपर पूरी इंडस्ट्री को उनको दिया जाता है। एक बार जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप रजिस्टर्ड हो जाते हो। इसका मतलब ये है कि उसी प्रोडक्ट के नाम का सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं बना सकता। आपके प्रोडक्ट को लीगल तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं है कि कांचीपुरम साड़ी मान लो कांचीपुरम में बनती है, कि उसको दिल्ली में नहीं बेचा जा सकता। नहीं, बेच आप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बना नहीं सकते। और अगर बनाओगे भी ना, उसे कांचीपुरम साड़ी के नाम से नहीं बेच सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ वहीं पे बन रही है, उसका नाम बदनाम होता है। तो उसका यूनिकनेस को बनाए रखने के लिए हम लोग आईजीआई टैग का यूज करते हैं। और ये सिर्फ लोकली नहीं, इंटरनेशनली भी इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे पेरिस कन्वेंशन के दौरान जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इसको ट्रिप्स के अंदर में प्रोटेक्ट किया जाता है। और हमारा लोकल लॉ भी है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड द प्रोटेक्शन एक्ट 1999, चेन्नई के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर बनता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है, उसका क्या बेनिफिट है? लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलता है, उसके अनऑथराइज्ड और इलीगल यूज से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर होती है, उसके जो ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो इंश्योर होती हैं। और जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है, तो उसको इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट उसकी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट फेमस हो जाता है, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। और जीआई टैग जब किसी प्रोडक्ट को मिल जाता है, तो उसकी क्वालिटी भी इंश्योर होती है। आप उसे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं। तो कुछ नए प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग का यहाँ पे रजिस्टर किया गया है। 7 न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम राजस्थान एंड सम प्रोडक्ट फ्रॉम गोवा। आप यहाँ पे देख सकते हो, जालेसर धातु शिल्प, मेटल क्राफ्ट, गोवा मकुर्द मैंगो, गोवन बमिंका, उदयपुर कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर काशिदकारी क्राफ्ट,
जोधपुर बांधेज, बीकानेर उस्ता कला वगैरह, इनको सब यहाँ पे दिया गया है। कुछ के इन्होंने हल्की फुल्की डिटेल दी है। आपको इतनी डिटेल जाननी है, इससे ज्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मलकोरदा है, बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बेसिकली एक मैंगो है जो कि गोवा से आता है। और मांकुर्दा इसको आमो कहा जाता है, तो पुर्तगीज वर्ड का ही थोड़ा सा वर्जन है ये बेसिकली, ठीक है। इसे आप क्वीन ऑफ गोवन डिजर्ट भी कह सकते हो। बबिंका को, ये एक तरह की पुडिंग होती है जो ट्रेडिशनल इंडो पुर्तगीज डिजर्ट होता है, मतलब मिठाई होती है, खाना वाना खाने के बाद आप इसको खाते हो। ये देखिए मैंगो यहाँ पे दिया हुआ है। उदयपुर जो कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट है वो देखिए यहाँ पे, एंशियंट टाइम से इसको यूज किया जाता है। जो वेपन्स वगैरह होते थे, पहले लोग लड़ने जाया करते थे, तो उसके ऊपर इस तरह की कलाकारी की जाती थी, डिजाइन किया जाता था। और ये बड़ा साफ सुथरा होता है, एकदम बिल्कुल फ्लैट होता है। आप काशितकारी को देख लीजिए, ये ज्यादातर जो है शादियों वगैरह में गिफ्ट वगैरह देने में इसका यूज किया जाता है। मिरर्स जो है इसमें यूज करते हैं, इसकी खास बात होती है कपड़े के ऊपर डिजाइन वगैरह किया जाता है। जोधपुर जो बांधेज क्राफ्ट है, ये बेसिकली डाइंग का बेसिकली काम होता है, जो कपड़े वगैरह के ऊपर डाई की जाती है, जोधपुर की बड़ी फेमस है, आप यहाँ पे देख लीजिए इसको भी। बीकानेर की जो उस्ता कला क्राफ्ट है, ये गोल्ड नक्काशी की जाती है, मतलब मेटल्स वगैरह के ऊपर गोल्डन कलर का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इनको मिला है यहाँ पे GI टैग। उसके अलावा थोड़े समय पहले कुछ और प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया था, जो हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट मंथ कवर किया था बेसिकली टॉपिक्स। तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट मैंने यहाँ पे आपको डाल दिया है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये थोड़े समय पहले ही जैसे अमरोहा ढोलक, महोबा गोड़ पत्थर हस्तशिल्प, मणिपुरी, तरकाशी, इनको भी GI टैग दिया गया था। तो थोड़ा लिस्ट के हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर या आपके पर्टिकुलर जगह से जहां बिलोंग करते हो, वहां से कौन कौन से प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ है। इंडिया में पहला कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जिसको GI टैग दिया गया था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है जी, चलो। अब देखिए जरा, ये एक टेक्स्ट सेक्शन है जो कहता है होलोसीन क्लाइमेट अनोमलीज। अनोमली का मतलब क्या होता है? अनोमली का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड, और विच इज समथिंग नॉट यूजुअल, उसे हम लोग अनोमली कहते हैं। ठीक है जी। जैसे टेम्परेचर अनोमली एक, या टेम्परेचर अनोमली कह सकते हो, टेम्परेचर इन्वर्जन भी कह सकते हो, ये ज्योग्राफी में बेसिक सी टर्म यूज होती है। यानी कि जब नॉर्मल बिहेवियर से आप अब नॉर्मल बिहेव करने लगते हो, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी फिनोमिना, उसे हम लोग अनोमली कहते हैं। यूजली जब हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की और ऑल्टीट्यूड की, मान लो यहाँ पे टेम्परेचर आपने लिया और यहाँ पे आपने ऑल्टीट्यूड लिया, ठीक है जी। यूजली क्या होता है, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड राइज करता है, वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्लाइन करता है। ऐसा ही होता है, इस तरह से ये होता है नॉर्मल बिहेवियर। ऑल्टीट्यूड जैसे जैसे राइज हुआ, टेम्परेचर वैसे वैसे डिक्लाइन हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके अपोजिट भी चीजें काम करती हैं। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसे कहते हैं टेम्परेचर अनोमली। आप इसे थर्मल अनोमली भी कह सकते हो, टेम्परेचर इन्वर्जन भी कह सकते हो। बेसिकली आप ये मान लीजिए, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर दो लेयर होती हैं। नॉर्मली क्या होता है, नीचे वाली जो लेयर है वो वार्म होती है, और ऊपर वाली लेयर जो है वो कोल्ड होती है। बट कभी कभी किसी स्पेशल कंडीशन में नीचे वाली लेयर कोल्ड हो सकती है और ऊपर वाली लेयर जो है वो वार्म हो सकती है। इसे आप टेम्परेचर अनोमली कह सकते हो, थर्मल इन्वर्जन कह सकते हो, टेम्परेचर इन्वर्जन कह सकते हो। लेकिन यहाँ इस आर्टिकल के अंदर जो टेम्परेचर अनोमली का जो कॉन्सेप्ट है, वो इन्होंने डिफरेंट तरीके से यूज किया है। ठीक है, वो ज्योग्राफी के बेसिक पॉइंट की तरफ से यूज इन्होंने नहीं किया है। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भैया जुलाई में का एक पर्टिकुलर दिन ऐसा है, पिछले 1 लाख सालों में सबसे गर्म दिन है। मान लो 12 जुलाई, 12 जुलाई वो दिन था पिछले महीने, जो कि पिछले 1 लाख सालों में सबसे गर्म दिन था। सोच के देखिए, तो यही तो ग्लोबल वार्मिंग है। बट सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर दिन को आप मेजर कर सकते हो विद 1 लाख ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ऐसा साइंटिफिकल पॉसिबल थोड़ी ना है इस तरह का क्लेम। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भैया इस बार गर्मियों गर्म हो गई, आप ये कह सकते हो इस बार सर्दियां ठंडी हो गई, आप ये कह सकते हो इस बार बारिश ज्यादा हुई। अब सीजन के हिसाब से अगर क्लेम करते
तो शायद वो थोड़ा सा हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने पर्टिकुलर दिन बता दिया कि ये इतिहास में सबसे गर्म दिन है, ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, थर्मोमीटर तो 1 लाख साल पहले नहीं बने थे। थर्मोमीटर तो बहुत रिसेंट एक डिस्कवरी है हमारी, जहां से हम लोग पर्टिकुलर बता सकते हैं कि हाँ भैया इस दिन जो है इतना टेम्परेचर था। उसके पहले वाले टेम्परेचर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसे कहा जाता है पेलियो प्रोक्सीज, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग हिस्टोरिकल टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं। डायरेक्ट तरीके से मेजर नहीं करते हैं कि आप वहां पे थर्मोमीटर लेके नहीं जा सकते इतिहास में, अब टाइम ट्रेवल पॉसिबल थोड़े ना है। तो कुछ बायोलॉजिकल और कुछ केमिकल सिग्नेचर्स होते हैं जिनका यूज करके आपको टेम्परेचर बता सकते हो, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, कुछ फिजिकल, कुछ बायोलॉजिकल, कुछ केमिकल प्रोसेस, कुछ हमारे जो आइस शीट्स होती हैं, कुछ रॉक्स वगैरह होती हैं, जो हमारे आइसोटोप्स वगैरह होते हैं, उनका यूज करके आप बता सकते हो। ठीक है। कुछ और चीजें आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स पेलियो टेम्परेचर्स आर मेजर्ड। पेलियो टेम्परेचर का मतलब होता है पुराने ऐतिहासिक टेम्परेचर। यहाँ पे जो हमारा पेड़ होता है, कभी अगर आप पेड़ को कटे हुए देखोगे तो आपको पेड़ के अंदर जो है इस तरह के रिंग्स दिखाई देंगी, है ना। हर पेड़ की जो है वो जैसे जैसे उसकी जो ट्रंक है वो मोटा होता चला जाता है, उसके अंदर ऐसे रिंग्स आपको दिखाई देती हैं। ये रिंग्स बेसिकली उसकी एज का और टेम्परेचर का मेजर कर सकती हैं। तो ये एक तरीका होता है पुराने टेम्परेचर को मेजर करने का। तो जो बड़े पुराने ट्रीज होते हैं वहां से सैंपल लिया जाता है, जो हमारे कोरल रीफ होते हैं वहां से सैंपल लिया जाता है, जो शेल्स ऑफ द मरीन एंड द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, जो फोसिल फ्यूल्स होता है बेसिकली, जो फोसिल्स होते हैं, ठीक है, अवशेष जिसको कहते हैं हिंदी में, उनका यूज करके टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, पुराने टेम्परेचर्स को। उसके अलावा हमारी जो आइस शीट्स होती हैं, जैसे अंटार्कटिका वगैरह में, नॉर्थ पोल वगैरह में, हिमालय वगैरह में, वहां से कुछ सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं जिससे हम लोग पुराने टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स वगैरह का यूज करके। लेकिन इनका ये कहना है कि भैया ये इतना रिलायबल थोड़ी ना है। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल to estimate even decadal or the annual changes in the long term temperature। आप ये नहीं कह सकते कि 1 लाख साल पहले इस टाइम पे इतना टेम्परेचर था। अरे डेली तो छोड़िए, आप एक डेकेड का टेम्परेचर भी नहीं बता सकते, आप एनुअल टेम्परेचर भी नहीं बता सकते। हाँ, आप सीजनल टेम्परेचर बता सकते हो, वो आपका बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई के महीने में जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेजर किया गया है वो भरोसे के लायक नहीं है। हम एक्चुअली में नहीं कह सकते पूरी साइंटिफिक एविडेंस के साथ, 100% श्योरिटी के साथ कि ऐसा हुआ होगा। हो सकता है 1 लाख सालों में कोई ऐसा दिन रहा हो जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया हो, हमें क्या पता, क्योंकि प्रॉपर रिलायबल डेटा तो हमारे पास है नहीं। ठीक है। अब बात यहाँ पे उठ रही है होलोसीन इपोक की। होलोसीन इपोक शुरू होता है जब एक्चुअल में इंसान इंसान यानी कि जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं उन्होंने डोमिनेट करना शुरू किया था। ये 9700 बीसी से शुरू होता है। तब हम लोगों ने एग्रीकल्चर वगैरह शुरू किया था। उससे पहले तो हम लोग गुफाओं में ही रहते थे, केव्स में रहते थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एग्रीकल्चर शुरू किया, सिविलाइजेशन शुरू हुआ, हम लोग परमानेंट सेटलमेंट करने लगे। तब से होलोसिन इपोक शुरू हुआ। और इनका ये कहना है कि जैसे जैसे हम लोग कहते हैं भैया टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, सब कुछ राइज हो जाएगा, डिस्ट्रो एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी, साइक्लोन्स आएंगे। ठीक है, हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि टेम्परेचर ज्यादा भी हुए होंगे, टेम्परेचर कम भी हुए होंगे, हम लोगों ने सरवाइव किया है। आइस एज भी तो आई थी ना, हम लोगों ने वो भी तो सरवाइव की है। ग्लेशियल एज आई थी, वो भी हम लोगों ने सरवाइव किया। फिर बाद में ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, वो भी हम लोगों ने सरवाइव किया। तो हम यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ओवरऑल होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर से सरवाइव कर रहे हैं। और तब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, और अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो ये कहना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी टेम्परेचर अगर कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो ये सही नहीं है। क्योंकि हमारा इतिहास क्या कहता है कि इंसानों ने टेम्परेचर को कम हो या ज्यादा हो, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हम लोगों ने सर्वाइव किया है। ठीक है, तो क्लाइमेट और वेदर ये दो अलग चीजें हैं। डेफिनेटली हमें वेदर नजर चेंज नजर आ रहे हैं,
लेकिन क्लाइमेट चेंज होना इतना आसान नहीं है। क्लाइमेट चेंज हम लोग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो उनका यही कहना है कि भैया ठीक है, बारिश वारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, बारिश भी ज्यादा हो रही है, कहीं पे स्नोफॉल ज्यादा हो रहा है, वार्मिंग हो रही है, वो सारी चीजें ठीक है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नो डाउट। लेकिन ये कहना कि दुनिया खत्म हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो एक पेसिमिस्टिक टाइप ऑफ अप्रोच है। इट्स बेटर कि हम लोग साथ आए सारे स्टेक होल्डर्स और कोशिश करेंगे किस तरह से सुधार हो सकता है, रादर देन ब्लेम करना और इतनी नेगेटिव इमेज दिखाना ह्यूमैनिटी की। ह्यूमंस ने सरवाइव किया है, प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर बहुत सारी आई हैं, हम लोगों ने उनको सरवाइव किया, सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला और आगे भी निकालेंगे। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मिलता जुलता एक और टॉपिक है, क्लाइमेट फाइनेंस एड्स अनदर लेयर ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ द क्लाइमेट। देखिए बातें करना बड़ा आसान है, सारे स्टेक होल्डर बैठे बात करें, ह्यूमन से एक साथ में आए, सरवाइव करें, फलाना ढिमकाना, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है सुनने में, कानों को भी अच्छा लगता है, दिमाग को भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है? सबको पता है क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, फ्लड्स आ रही हैं, ड्रोट्स आ रही हैं, वाइल्ड फायर बढ़ रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली हम लोग इसके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? वो जो है आज के एडिटोरियल के अंदर बताया गया है। इट टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट एक्शन। ठीक है जी। हिस्टोरिकली क्या रहा है, स्पेशली आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस ने बहुत फास्ट स्पीड के साथ ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करना शुरू किया। वो एटमॉस्फेयर में गई। ग्रीन हाउस गैस का खास बात क्या होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। तो जो सब सहारन अमेरिकन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज, हिस्टोरिकली इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ही कम कंट्रीब्यूट किया, लेकिन मार बेचारी सबसे ज्यादा इनको पड़ी है। एक्सट्रीम जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं वो तो इन्हीं को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है डील करने की। अमीर देशों के पास तो डील करने की कैपेसिटी है, जबकि जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, इन्होंने हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्लाइमेट चेंज में। ठीक है जी, ये आपको बस पता होना चाहिए, फिलहाल की बात तो ये है। उसके अलावा अब बात करते हैं पर कैपिटा एमिशन की। आप यहाँ पे देख लीजिए, पेरिस कन्वेंशन क्या कहता है कि हमें 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन करना है बेस्ट केस सिनेरियो में, और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये टेम्परेचर होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज्यादा अगर टेम्परेचर चला गया तो फिर समझो भैया राम नाम सत्य है। 2 डिग्री, लेकिन वो कैसे अचीव होगा जब कंट्रीज अपने टारगेट को अचीव ही नहीं करेंगी? आप यहाँ पे पर कैपिटा जो है ग्रीन हाउस गैस का एमिशन देख लीजिए, बिटवीन 1980 टू 2021, पिछले 40 सालों में। इंडिया देखिए बेचारा, इंडिया तो इस ब्लैक लाइन से भी नीचे है। तो ये ब्लैक लाइन क्या है? ब्लैक लाइन वो लाइन है, इससे नीचे अगर पर कैपिटा एमिशन होगा तो शायद हम लोग 2 डिग्री 1.5 डिग्री का टारगेट अचीव कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर पर कैपिटा एमिशन होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप यहाँ पे चाइना को देख लीजिए, 2000 तक चाइना इस ब्लैक लाइन के आसपास था, लेकिन उसके बाद चाइना ने सीधा यहां से जंप मारा। अभी खैर वो कांस्टेंट है, लेकिन ब्लैक लाइन से बहुत ऊपर है ना। ये ब्लैक लाइन आप देख सकते हो, इट शुड बी अराउंड 0.2 0.3, लेकिन चाइना की कहां तक गई है, 8 9 तक चली गई है। यूरोप को देख लीजिए, यूरोप हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा करता था, हालांकि बाद में थोड़ा कम हुआ, और अभी वो भी कांस्टेंट है, लेकिन ब्लैक लाइन से यूरोप अभी भी बहुत ज्यादा है। ओशनियन कंट्रीज को देख लीजिए, अरे आप अमेरिका को देख लीजिए, 14.9, बहुत ज्यादा है, बहुत ऊपर है ब्लैक लाइन से। हालांकि अमेरिका का थोड़ा पर कैपिटा एमिशन कम हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बट फिर भी बहुत ज्यादा है। अब यूएई को देख लीजिए, पर कैपिटा एमिशन बहुत ज्यादा है, 21.8। थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है पिछले 4 5 सालों में, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भैया ब्लैक लाइन से वो आप बहुत ऊपर हो। इंडिया की अगर यहाँ पे बात करें एब्सोल्यूट टर्म में, हो सकता है इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन पर कैपिटा टर्म में अभी हम लोग बहुत ज्यादा नीचे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर है। ये जो बेसलाइन टारगेट जो ब्लैक लाइन आपको बताई गई है, वो एक मेजर है, मतलब उससे ऊपर अगर आप चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वहां तक आपने आपको हमने रिड्यूस करना है। ठीक है जी। अब ये क्या कहता है, देखिए,
द ग्लोबल एवरेज एमिशन पर कैपिटा इज करंटली डबल दिस टारगेट। जो टारगेट हमने अचीव करना है ग्लोबल एवरेज अभी उससे ऊपर है, ठीक है, अराउंड 4.7 टन पर कैपिटा। 2010 के बाद ये फिक्स है, लेकिन हमें इसे आधा करना है। अफ्रीका और इंडिया तो इससे बहुत नीचे है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे देख ही लिया, हम लोग को तो ब्लैक लाइन से काफी नीचे ही है। चाइना ने 2004 के आसपास इस टारगेट को ब्रीच किया था, ब्लैक लाइन वाले टारगेट को, और 2021 तक पहुंचते पहुंचते चाइना 8 टन पर कैपिटा तक पहुंच गया था। लेकिन यूएई और यूएस से हालांकि थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, बट अभी भी हाईएस्ट एमिशन जो है वो यूएई, यूएसए, कनाडा, यही कंट्रीज कर रही हैं। तो किसने कितना इन्वेस्ट किया, ये भी तो बड़ी बात है ना, जो देखने वाली बात। डायग्राम क्या शो करता है? डायग्राम शो कर रहा है भैया इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट रिलेटेड एक्टिविटीज बाय द वर्ल्ड बैंक रीजन एज द फ्रैक्शन ऑफ देयर जीडीपी। मतलब जीडीपी के कंपैरिजन में कोई कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो यहाँ पे दिखाता है। आप यहाँ पे यूएसए और कनाडा को देखिए, अपनी जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ 0.3% इन्वेस्ट करते हैं ये लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर, जबकि जो ईस्ट एशिया और पैसिफिक कंट्री हैं वो 1% से ज्यादा करती हैं। जो सब सहारन कंट्रीज हैं वो 1.3% करती हैं अपनी जीडीपी का। जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं वो कंट्री भी जो है 0.8 0.9% के आसपास कर रही हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो कंट्री सब सहारन कंट्रीज सबसे कम प्रोड्यूस करती हैं ग्रीन हाउस गैसेज को, वो सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि यूएसए और कनाडा सिर्फ 0.3% करती है। हाँ, वो बात अलग है कि इन कंट्रीज के पास जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो यहीं से आ रही है, क्योंकि ये तो गरीब कंट्री है, ये तो अलग से कुछ कर नहीं सकती। तो जो हमारा ग्रीन क्लाइमेट फंड होता है, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है जो यूएनएफ ट्रिपल सी के अंडर में काम करती हैं, ये फंड दिया अमेरिका के द्वारा ही जाता है, कनाडा के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया। लेकिन वो खुद तो बहुत कम करते हैं ना अपनी जीडीपी का, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, ये करो वो करो क्लाइमेट चेंज को लेके फलाना ढिमकाना, लेकिन भाई खुद आप क्या कर रहे हो वो भी तो देखो ना। कम से कम अपनी जीडीपी में 1% तो करो। हम नहीं कहते 10% करो, 1% तो करो कम से कम। आप तो 0.3% कर रहे हो और बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, ये नहीं चलेगा। तो वादा आप कुछ और, प्रोमिस हमें कुछ और कर रहे हो, एक्शन कुछ और ले रहे हो। 2003 के बाद से फॉर एग्जाम्पल $3.3 बिलियन वॉज अप्रूव्ड कि हम लोग साउथ एशियन कंट्रीज को देंगे, और मिला क्या? ओनली 1.3 बिलियन। तो वादा कुछ और कर रहे हो, निभा कुछ और रहे हो भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा? जितना प्रोमिस किया जाता है उसका ओनली 40% रिसीव होता है, और वो भी टाइम से रिसीव नहीं होता। 2010 में प्रोमिस किया जाता है, 2020 में वो पैसा मिलता है थोड़ा बहुत, और तब तक उसकी वैल्यू वैसे ही डाउन चली जाती है। तो अपने हमारे पास इतनी कैपेसिटी थोड़ी ना, आपके पास कैपेसिटी है, आप हमें टेक्नोलॉजी दीजिए, इन्वेस्टमेंट दीजिए, तब हम लोग काम चलेगा। एक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है रिलीज किया जाता है, ये नोटर डैम ग्लोबल एडॉप्शन इनिशिएटिव के द्वारा, और ये दिखाता है कि कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज को लेके कितना वल्नरेबल है, कितनी रिस्की है। और यहाँ पे ये दिखाया गया है, जो हाई इनकम कंट्री है उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है इसके अंदर, जो वल्नरेबल कंट्री है उनको ही ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए, जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है ये है डेट, मतलब देशों के ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है। जो थोड़ा सा पिंक, थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है वो रिस्क कंट्रीज है, और ये जो ब्लू वाला है वो मॉडरेट कंट्री, और जो डार्क ब्लू है वो लो। आप यहाँ पे देखिए, जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं, यहाँ दे आर डेट डेट, बहुत कर्जा चढ़ा हुआ उनके ऊपर, और मोस्टली कंट्री हाई रिस्क कंट्रीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डबल मार पड़ रही है, आपके ऊपर डेट भी है और आपके ऊपर रिस्क भी है। एक तरफ से क्लाइमेट की मार पड़ रही है, ऊपर से आपका कर्जा चढ़ा हुआ है, और सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। तो भैया ये कहाँ जाएंगे? इन्होंने तो बेचारों ने कुछ किया भी नहीं है हिस्टोरिकली, लेकिन भुगत तो ये लोग रहे हैं। एशियन कंट्रीज भुगत रही हैं, इंडिया भुगत रहा है, मालदीव भुगत रहा है, बांग्लादेश भुगत रहा है, पाकिस्तान भी भुगत रहा है, पैसिफिक कंट्रीज के छोटे छोटे आइलैंड भुगत रहे हैं। लेकिन किया किसने है? डेवलप्ड कंट्री ने। जी का तो इतिहास में जो हुआ वो हुआ। हर कंट्री डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्री लगाती है, हम भी लगा रहे हैं, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए वो आप नहीं ले रहे हो, ये बड़ा सवाल।
सिर्फ बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, और ग्राउंड पे काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। ये कोपेनहेगन के अंदर आइडिया सबसे पहली बार आया था 2009 के अंदर, कि सारी कंट्रीज को कुछ ना कुछ मिलकर करना चाहिए। फिर कैनकून के अंदर जो है इसको फॉर्मली तरीके से हम लोग लेके आए। फिर डरबन में 2011 में इसको रेटिफाई किया गया। और अभी जो एनडीसी होता है हमारा, जैसे इंडिया को पंचामृत है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन वगैरह, वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा उसके लिए थोड़ा फंडिंग वगैरह का काम जो है ये कोपेनहेगन अकॉर्ड के द्वारा जो बना था ग्रीन क्लाइमेट फंड उसको करता है। ठीक है। जो वेल्थियर नेशंस हैं, अमीर कंट्रीज हैं, उनसे थोड़ा बहुत पैसा जो है वो कलेक्ट किया जाता है और गरीब कंट्रीज को दिया जाता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं छोटे बड़े वो चलाए जाते हैं, जैसे रेड को लेके रेड प्लस, ये बेसिकली डेजर्टिफिकेशन फॉरेस्ट उसके रिगार्डिंग, या कुछ किसी ने सोलर पावर प्लांट लगाना है समथिंग समथिंग, उसके लिए ये स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए ग्रीन क्लाइमेट फंड वगैरह के बारे में। ठीक है। और यूपीएससी में भी यहाँ से सवाल पूछा गया है, देखिए 2016 में प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। उसके अलावा मेंस में भी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को लेके, 26 सेशन को लेके। तो क्लाइमेट चेंज मेंस के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, स्पेशली स्पेशली मेंस के लिए। हर साल एक आध क्वेश्चन आपको क्लाइमेट चेंज के आसपास देखने को मिलेगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो इसलिए ये टॉपिक आपको हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो आज की इतनी इतना ही है। कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।